In last video, we discussed crystalline solids and amorphous solids. In this video, we will see crystal lattice and unit cell, and also we will see how constituent particles arrange in crystal lattice. Now let's start space lattice or crystal lattice. कि इट मे बी डिफाइंड एज रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। हम जानते हैं ना, कोई भी क्रिस्टल या कोई मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। तो इन पार्टिकल का 3D मतलब या 3 डायमेंशन में इनका जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, सॉलिड सब्सटेंसेस इन स्पेस, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्पेस लैटिस कहते हैं। अब 3D क्या है, 3 डायमेंशन आपको पता है। देखो, जब हम किसी चीज़ की केवल लेंथ मेज़र करते हैं तो वो होता है 1D, ठीक है। जब हम उसकी लेंथ के साथ ब्रेथ भी देखते हैं तो वो होता है 2D, और जब हम उसकी हाइट भी कंसीडर करते हैं तो ये होता है 3D, ठीक है। जैसे हम आपने पढ़े होंगे ना XYZ एक्सिस, तो इस तरह से, तो अगर हम केवल X एक्सिस को कंसीडर करें तो ये हमारा हो जाएगा 1D, और अगर हम X के साथ Y एक्सिस को भी कंसीडर करें तो ये हो जाएगा 2D, और Z एक्सिस को भी कंसीडर करें तो ये हो जाएगा 3D, ठीक है। 3D में जो अरेंजमेंट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्पेस लैटिस कहते हैं, ठीक है। द पोजिशंस विच आर ऑक्यूपाइड बाय एटम, आयन और मॉलिक्यूल इन क्रिस्टल लैटिस आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड। हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को जहाँ पे वो है, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्लेस को जहाँ पे एटम है या आयन है, उसकी पोजीशन को हम क्या कहते हैं, लैटिस साइट कहते हैं, ठीक है। तो आया समझ में स्पेस लैटिस क्या है। देखो, स्पेस लैटिस को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम देखते हैं हमारे घर में क्या होता है, एक एक ब्रिक मिलके क्या बनाती है, पूरी वॉल बना लेती है, घर बना लेती है ना। तो इस तरह से हम पूरे मकान को क्या कह सकते हैं, क्रिस्टल लैटिस, क्योंकि वहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, पूरे घर का ब्रिक ना, एक ब्रिक मिलके पूरा घर बना रही है, तो हम ब्रिक को क्या कह सकते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। और इस तरह से एक ब्रिक जहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है उसे हम क्या कहेंगे, लैटिस पॉइंट। इसका ये लैटिस पॉइंट है, ये लैटिस पॉइंट, ये लैटिस पॉइंट, ये लैटिस पॉइंट। तो इस तरह से सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब ब्रिक, सारी ब्रिक जो है रिपीट होकर के एक बड़ी यूनिट बना रही है, पूरा घर बना रही है। तो इस तरह से इसे हम क्या मान सकते हैं, क्रिस्टल लैटिस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आप क्रिस्टल लैटिस को इस डायग्राम से समझ सकते हैं। देखो, यहाँ पे एक 3D इमेज दिखाई गई है, ठीक है। इस इमेज में देखो, जब ये ब्लर हो रहा है उस टाइम हमें केवल एक छोटी यूनिट दिख रही है। देखो, ब्लर होते टाइम केवल इतनी यूनिट दिख रही है, और अगर हम इमेजिन करें तो अगर देखो ये यूनिट बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, और तब जाके हमारा पूरा ये स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे एक छोटी यूनिट ने मिल करके बार बार रिपीटिशन से क्या बना लिया, पूरा लैटिस बना लिया। तो आगे आपको समझ में, ठीक है। लैटिस क्या है कि जब कोई एक फंक्शनल यूनिट, कोई एटम, मॉलिक्यूल, जो भी कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिससे मिलकर कोई चीज़ बनी है, ठीक है, तो वो यूनिट जब 3 डायमेंशन में रिपीट होती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट कहते हैं, लैटिस स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। जब कोई जो है सिंगल यूनिट, जैसे यहाँ पे देखो एक छोटी यूनिट सेल है, और यही बार बार क्या होकर के रिपीट 3 डायमेंशन में, देखो पीछे भी, लेफ्ट साइड भी, इस तरह से पूरे 3 डायमेंशन में ये रिपीट होकर के इसने पूरा क्या बना लिया, एक क्रिस्टल लैटिस बना लिया, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। यहाँ पे देखो, जब ये डायग्राम ब्लर हो रहा है उस टाइम आपको केवल एक छोटी यूनिट दिख रही है, देखो यूनिट सेल दिख रही है बस, ठीक है। और जब ये डार्क हो रहा है उस टाइम देखो पूरा 3 डायमेंशन में हमें पूरा एक लैटिस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यही है लैटिस स्ट्रक्चर और यूनिट सेल, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल लैटिस की। जो पूरा लैटिस है हमारा, जो छोटी छोटी यूनिट से मिलके पूरा बना है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है। सबसे पहले लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड, ठीक है।
देखो, द क्रिस्टल लैटिस ऑफ सब्सटेंसेज इज रिप्रेजेंटेड बाय शोइंग द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन स्पेस। दीज पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट एज रिफर्ड लैटिस पॉइंट। आपने देखा था ना पूरा क्रिस्टल कैसे बन रहा था, जब एक छोटे छोटे जो पार्टिकल थे वो क्या हो रहे थे, अरेंज होकर के पूरा एक लैटिस बना रहे थे, ठीक है। तो दीज पोजीशन आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट एज रिफर्ड टू एज लैटिस पॉइंट क्या है, उसका एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जो पार्टिकल 3D में रिपीट होकर के पूरा क्रिस्टल बना रहा है। तो ये हमारा क्या है, लैटिस पॉइंट है, और ये पूरा क्या है, क्रिस्टल है, ठीक है। सेकंड देखो, ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट्स वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विच मे बी एन एटम, अ मॉलिक्यूल और एन आयन। देखो, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, अब हर चीज़ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बनी होगी, ठीक है। अगर वो एटम मिलके कोई चीज़ बना रहा है, ये देखो, तो ये कोई एटम, मॉलिक्यूल या कोई आयन हो सकता है। जैसे सोडियम क्लोराइड के केस में ये आयन होगा ना, Na पॉजिटिव Cl माइनस, Na पॉजिटिव Cl माइनस, तो वहाँ पे क्या है, आयन्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। जबकि अगर ये कोई एटम है तो एटम रिपीट होगा, अगर ये कोई मॉलिक्यूल है, इसका छोटा पार्टिकल, जैसे जब मैं ब्रिक की बात कर रही थी, एक ब्रिक थी तो वहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, ब्रिक। जब कोई मकान बनता है तो एक छोटी ब्रिक जो है बार बार रिपीट होकर के मकान बना रही है। ऐसे ही यहाँ पे अगर एटम होगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो एटम रिपीट होगा, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल रिपीट होगा, और अगर कोई आयन्स होगा तो आयन रिपीट होगा, ठीक है। तो ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंटेड वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो ईच पॉइंट जो हमने यहाँ पे पॉइंट से दिखाया है, एक पॉइंट जो है वो एक लैटिस पॉइंट को शो करता है, ठीक है। ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को वो शो करता है। नेक्स्ट देखो, लैटिस पॉइंट आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग आउट अ ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। देखो, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हमने अभी देखे, ठीक है, कोई एटम, आयन या मॉलिक्यूल जो भी है, ये आपस में एक सॉलिड लाइन से जुड़े हुए रहते हैं, ताकि हम क्या डिफाइन कर सकें, पूरा 3D स्ट्रक्चर किसी चीज़ का क्या कर सकें, डिफाइन कर सकें, ठीक है। इस तरह से देखो ये जुड़े हुए रहते हैं एक सॉलिड लाइन से, ये देखो ये सॉलिड लाइन है, ठीक है। तो लैटिस पॉइंट आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन ऑफ ब्रिंग आउट टू ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। इस तरह से ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मिल करके एक शेप बनाते हैं 3D में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है यूनिट सेल, ठीक है। एक बार आप एग्जाम्पल से इसको समझ लीजिए। देखो, जब एक वॉल बनती है पूरी या मकान बनता है तो वहाँ पे कौन है जो रिपीट होकर के पूरा मकान बना रहा है, ब्रिक ना। तो ऐसे ही हम ब्रिक को यूनिट सेल की तरह समझ सकते हैं, क्योंकि यूनिट सेल वो छोटा वह पार्ट्स है या वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है जो मिलकर के पूरा क्रिस्टल लैटिस बना रहा है। तो अगर हम घर को लैटिस समझें, कोई क्रिस्टल लैटिस समझें, तो ब्रिक उसमें क्या होगी, यूनिट सेल होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे यूनिट सेल है जो मिलकर के पूरा क्रिस्टल लैटिस बना रही है, ठीक है। तो यहाँ अब हम यूनिट सेल पढ़ेंगे। यूनिट सेल क्या है, जो छोटी से स्मॉलेस्ट यूनिट, छोटी यूनिट जो रिपीट होकर के क्या बनाती है, पूरा लैटिस बनाती है, क्रिस्टल लैटिस बनाती है, ओके। डेफिनेशन ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो यूनिट सेल क्या है, इट इज़ ए स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीट इन 3 डायमेंशन प्रोड्यूस क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो ये वो स्मॉलेस्ट पोर्शन है क्रिस्टल लैटिस का जो कि रिपीट होकर के क्या बनाता है, पूरा क्रिस्टल लैटिस बनाता है, ठीक है। ग्राम से समझिए, देखो यहाँ पे एक 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब ये इसमें यूनिट सेल को और लैटिस को दिखाया गया है, ठीक है, लैटिस स्ट्रक्चर दिखाया गया है, तो देखो जब ये डायग्राम ब्लर हो रहा है इसका स्ट्रक्चर, तो उस टाइम हमें केवल देखो केवल ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी यूनिट सेल है। जब यही यूनिट सेल बार बार रिपीट हो रही है, देखो 3D में इधर भी बैकवर्ड भी, ठीक है, डाउनवर्ड भी, हर तरफ से रिपीट होकर के इसने क्या बना दिया, पूरा लैटिस स्ट्रक्चर। जब ये फिगर डार्क हो रहा है उस टाइम आपको पूरा लैटिस स्ट्रक्चर दिख रहा है, और जब ये फिगर जो है ब्लर हो रहा है उस टाइम आपको केवल एक सिंगल यूनिट सेल दिख रही है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंस कि लैटिस सेल और लैटिस स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, ओके। नाउ सी
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट सेल। अब हम जो है यूनिट सेल के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये कोई यूनिट सेल है, तो इसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, आपको इस स्ट्रक्चर में क्या क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब हमें क्या क्या दिख रहा है, इसमें लेंथ दिख रही है, ब्रेथ दिख रही है, एंगल दिख रहे हैं, उन सब की अब हम एक बार शॉर्ट में स्टडी करते हैं, ओके। देखो फर्स्ट देखो एज और एज लेंथ, ठीक है। तो द इंटरसेक्शन ऑफ टू फेसेस ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड एज, ठीक है। एज कौन सी साइड होती है, देखो इंटरसेक्शन ऑफ टू फेसेस। सबसे पहले फेस तो आपको पता है ना, जैसे माना सपोज ये कोई रूम है, ठीक है। इस रूम की जो वॉल होंगी वो क्या है, इसका फेस है, ये फेस है, ठीक है। ये देखो ये फेस है, ओके। तो एज क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू फेसेस। देखो दो फेस को जो लाइन मिला रही है ये क्या है, हमारी एजेस हैं, ये सारी क्या है, एजेस, ठीक है। ये एजेस हैं पूरी, ये एजेस हैं, ठीक है। द थ्री एजेस डिनोटेड बाई ABC रिप्रेजेंटेड द डायमेंशन। इसको हम ABC से दिखाते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल अलोंग 3 एक्सिस। 3 एक्सिस कौन कौन सी है, X, Y और Z एक्सिस में हम ABC से डिनोट करते हैं S को। These as may or may not be mutually perpendicular। ये एजेस क्या हो सकती हैं, परपेंडिकुलर हो भी सकती हैं और नहीं भी। देखो कैसे इसको समझें, यहाँ पे देखो आप डायग्राम में देखो, ये भी एक एज है, ये भी एक एज है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे हैं। बट ये भी एक एज है और ये भी ऐसे ही देखो आप, ये भी एक एज है और ये भी एक एज है, लेकिन देखो ये दोनों एक दूसरे के 90 नहीं है, जबकि ये वाली और ये वाली एक दूसरे के 90 हैं, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एंगल बिटवीन द एजेस। इन एजेस के बीच का एंगल, ये एंगल दिख रहा है ना आपको, कि जो हमारी यूनिट सेल है, अभी हमने उसके एजेस या लेंथ देखी, अब हम देखते हैं एंगल। एंगल देखो कहाँ पे बन रहा है, देखो ये एक पूरा फेस है, ठीक है। इस फेस का इस फेस के साथ देखो क्या एंगल है, ठीक है। इस फेस का इस फेस के साथ क्या एंगल है, तो ये भी इसका एक कैरेक्टर है कि इसमें अपने स्पेसिफिक एंगल होते हैं, ठीक है। तो देखो दीज आर द 3 एंगल्स बिटवीन द एजेस ऑफ द यूनिट सेल रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा बीटा गामा, ठीक है। इसको हम एंगल्स को अल्फा बीटा गामा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे देखो इस डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। अगर ये आगे वाली साइड को मैंने A माना है, A एज, ये वाली कौन सी है, B, और ये ऊपर जो जा रही है वो कौन सी एज है, C, ठीक है। तो देखो ध्यान से, A और C के बीच का एंगल क्या है, बीटा। B और C के बीच का एंगल क्या है, अल्फा। और जो A और B एज है उनके बीच का एंगल क्या है, गामा, ठीक है। तो इस तरह से जो ये एजेस हैं इनके बीच के एंगल को भी हम अल्फा बीटा गामा से डिनोट कर सकते हैं। ऐसा हर जगह पे कर सकते हैं, यहाँ पे भी, किसी भी कॉर्नर में हम देख सकते हैं, ठीक है। हम इनको अल्फा बीटा गामा में डिनोट कर सकते हैं। चलो इसकी डायमेंशन और इसके एंगल को एक बार यहाँ पे आप समझ लीजिए, ठीक है। अगर सपोज मैंने इस वाली साइड को क्या माना है, A माना है, A एज, ये कौन सी लेंथ है इसकी, B, और ये कौन सी है, एज है ना, ये तीनों C, ठीक है। तो A और बीच के एंगल को सपोज मैंने अल्फा माना, तो B और C के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, बीटा, और C और A के एंगल क्या हो जाएगा, बीच का एंगल गामा, ठीक है। तो इन एजेस के बीच का एंगल देखो, A एज और B एज के बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, B एज और C एज के बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, और A और C के बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो अ स्पेस लैटिस कैन बी सब डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल सेल नोन एज यूनिट सेल। तो अगर किसी जो है स्पेस लैटिस को हम ब्रेक करें या अलग अलग करें तो हमें क्या मिलेंगी, बहुत सारी यूनिट सेल मिलेंगी, क्योंकि यूनिट सेल ही तो रिपीट करके क्रिस्टल लैटिस बना रही है। जैसे कोई मकान है उसको ब्रेक करेंगे तो ब्रिक मिलेगी ना, तो ब्रिक को हम यूनिट सेल समझ सकते हैं, और वो ब्रिक रिपीट करके पूरा घर बना रही है जिसे हम क्रिस्टल लैटिस समझ सकते हैं, ठीक है। तो इट कैन बी डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट ब्लॉक फ्रॉम विच entire crystal can be built up by its translational repetition of 3 dimension, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो स्मॉलेस्ट ब्लॉक हैं, किसके ब्लॉक, छोटी छोटी जो यूनिट सेल हैं, तो ये क्या करती हैं, 3 डायमेंशन में देखो इस तरह से रिपीट होकर के पूरा क्या बना लेंगी, क्रिस्टल लैटिस बना लेंगी, ठीक है।
चलो, तो अभी हमने एज वगैरह देखी थी, तो देखो किसी क्रिस्टल में टोटल नंबर ऑफ एज कितनी होंगी एक क्यूब में। अपना रूम ही देख लो, इसमें काउंट करो कितनी एज हैं। देखो 4 एज ऊपर हैं, 4 नीचे हैं, ठीक है। 8, 9, 10, 11, 12, तो कितनी एजेस होती हैं किसी क्यूब में? 12, ठीक है। तो यूनिट सेल में कितनी एजेस हो जाएंगे? 12, ठीक है। ऐसी फेस कितने हो जाएंगे? फेस को आप जो है अपनी वॉल काउंट करो घर की, ठीक है। तो 4 तो वॉल होंगी, एक रूफ होगी और एक हमारा फ्लोर होगा, तो कितने हो गए? 6, ठीक है। तो इस तरह से 6 फेसेस होते हैं। देखो 1, 2, एक ऊपर, एक नीचे का, एक ये फ्रंट का और एक बैक का, तो 6 फेसेस हो जाते हैं इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कॉर्नर। कॉर्नर मतलब ये कोने देखो कितने हैं, ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 कॉर्नर्स होते हैं। ऐसी बॉडी सेंटर्ड कितना होता है? बॉडी सेंटर्ड मतलब क्या है? एक रूम, सपोज आपके घर में एक रूम है, तो एक रूम का सेंटर कितने होंगे? एक ही तो होगा ना। तो इसी तरह से उसका जो सेंटर होगा वो कितना होगा? एक होगा। बॉडी मतलब पूरी होल बॉडी का जो सेंटर है तो वो एक ही होगा, ठीक है। तो बॉडी सेंटर आ गया आपको समझ में। बॉडी सेंटर कितना होता है? 1, ठीक है। अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ फेस डायगोनल, ठीक है। डायगोनल देखो क्या होती है, इस तरह से 2 वर्टिसेस को जो कनेक्ट करती है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे फेस कितने हैं? पूरे 6 फेसेस है ना, 6 फेसेस। तो एक फेस में कितने डायगोनल हो सकती हैं? 2, इस तरह से। इसी तरह से 6 फेसेस में कितनी हो जाएंगी? 6 × 2 12 डायगोनल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है बॉडी डायगोनल, ठीक है। बॉडी डायगोनल देखो कैसी होती है, ये फ्रंट वाले वर्टिसेस पे जो बैक वाले पे जाती है, देखो इस तरह से 1 ये हो गई, ठीक है। उसके बाद सेकंड आप देखिए, इस फ्रंट वाले से बैक वाले पे गई 2, ठीक है। 2 बॉडी डायगोनल ये हो गई। ऐसी जो इसका ये बैक वाला वर्टिसेस है, इससे फ्रंट वाले पे आएगी और इसके बैक वाले से इसके फ्रंट वाले पे आएगी, तो इस तरह से कितने हो गई? पूरी 4 वर्टिसेस हो गई। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितनी हो गई? 4। तो किसी क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल होती है और 12 फेस डायगोनल होती हैं, ओके। चलो यहाँ पे हम इस डायग्राम की हेल्प से फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल को समझेंगे, ओके। इस तरह से देखो, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देखो फेस कौन कौन सा है इसमें। ये फेस है ना, देखो ये जो पॉइंट, ये सारे फेसेस हैं, ठीक है। ये डाउन फेस है, फिर एक फ्रंट फेस होगा, एक बैक फेस होगा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं फेस डायगोनल की बात करती हूँ तो सबसे पहले आप जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? फेस की। तो ये देखो ये पूरा एक फेस है, ठीक है। सपोज इस फेस की बात करती हूँ। इस फेस में 2 वर्टेक्स इसके, देखो 2 वर्टिसेस को जो लाइन कनेक्ट करती है, या आप कह सकते हैं कि 2 कॉर्नर को मिलाने वाली लाइन क्या है? यहाँ पर डायगोनल है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? फेस डायगोनल कहेंगे। तो ऐसे ही कितनी फेसेस हैं? देखो एक राइट है, एक लेफ्ट है, एक अप है, एक डाउन है, एक फ्रंट है, एक बैक है, पूरी 6 फेसेस है, ठीक है। और एक फेस पे हम 2 डायगोनल डाल सकते हैं, एक ये गई और दूसरी ये हो गई, 2 डायगोनल, ठीक है। देखो एक फेस पे हम 2 डायगोनल डाल सकते हैं, 1, 2, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे 6 फेसेस हैं, तो कितनी हो जाएंगे टोटल? 12। तो फेस डायगोनल कितनी है? 12, ठीक है। अब हम देखते हैं बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल में क्या आ जाएगा? यहाँ पे हम पूरी बॉडी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पूरी यूनिट सेल को देखो, इसका सेंट्रल बॉडी ये है, ठीक है। बॉडी सेंटर ये है इसका। तो बॉडी सेंटर से होकर जैसे कोई रूम है, उसका जो बीच में आप एकदम सारी जगह से बराबर डिस्टेंस लेके, इसका मिड पार्ट यहाँ पे होगा रूम का एकदम बीच में, ठीक है। तो इस पॉइंट से होके जानी चाहिए डायगोनल। अब देखो बॉडी डायगोनल का मतलब है कि जो ये बैकवर्ड साइड कॉर्नर है और फ्रंट साइड कॉर्नर है, इसको मिलाते हुए जो लाइन जाए, देखो, ठीक है। ये है हमारी बॉडी डायगोनल। ऐसे ही देखो इस बैक वाले से कहाँ आ जाएगी? ये फ्रंट वाले में 2 बॉडी डायगोनल। ऐसे ही ये आगे वाले कहाँ जाएगा? इधर पीछे जाएगा, 3 बॉडी डायगोनल। और एक जो ये कॉर्नर है ये कहाँ जाएगा? यहाँ पीछे जाएगा। तो कितने हो गए? 4 बॉडी डायगोनल, ठीक है। तो इस तरह से एक क्यूब में यूनिट सेल में कितनी बॉडी डायगोनल है? 4, जबकि फेस डायगोनल कितनी है? 12, ठीक है।